हमारा जीवन अनमोल है। हमारे जीवन का आधार भोजन, पानी और हवा है। एक शोध के अनुसार यदि व्यक्ति 30 दिन तक बिना भोजन रहे तो वह जीवित रह सकता है। बिना पानी के आदमी मात्र 3 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु हवा यानी कि प्राणवायु के बिना वह मात्र 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। स्पष्ट है कि हमें प्रकृति प्रदत्त इन तीनों चीज़ों का संरक्षण स्वयं करना होगा। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का संरक्षण स्वयं करें। इसके लिए हम अपने पड़ोसियों या समाज या सरकार की ओर नहीं देख सकते, बल्कि हम हर समय अपने जीवन के लिए जरूरी बातों का ध्यान हमें स्वयं रखना पड़ेगा। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ईंधन, पौधे और जीव जंतु भी शामिल हैं। इन संसाधनों की देखभाल करना और इनका सीमित उपयोग करना ही प्रकृति का वास्तविक संरक्षण है, ताकि सभी जीवित चीजें भविष्य में उनके द्वारा लाभान्वित हो सकें। प्रकृति संसाधन, पर्यावरण और हमारे जीवन और अस्तित्व का आधार हैं। हमें स्वयं इनकी रक्षा करनी होगी। इसके लिए सरकारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। हालांकि आधुनिक सभ्यता की उन्नति ने हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत प्रभाव डाला है, इसलिए आज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। प्रकृति का या पर्यावरण का संरक्षण केवल स्थायी संसाधनों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को दर्शाता है, जिसमें वन्य जीव, जल, वायु और पृथ्वी शामिल हैं। अक्षय और गैर नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आमतौर पर मनुष्यों की आवश्यकताओं और उसकी रुचियों पर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए जैविक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन मूल्य। कुछ लोगों का मानना है कि बेहतर भविष्य के लिए विकास आवश्यक है, लेकिन जब परिवर्तन ऐसे तरीके से होते हैं जो प्रकृति को क्षति पहुंचाते हों, तो वे विकास नहीं वरन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाश का कारण बन जाते हैं। भोजन, पानी, वायु और आश्रय, ऐसी सभी चीज़ें हमें जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ संसाधन छोटे पौधों की तरह होते हैं, इन्हें इस्तेमाल के लिए जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। दूसरे बड़े पेड़ों की तरह होते हैं, इनके बदलने में बहुत समय लगता है। ये अक्षय संसाधन हैं। अन्य संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद ये पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये गैर नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यदि संसाधन लापरवाही से प्रबंधित होते हैं तो निश्चित रूप से संसाधनों का दुरुपयोग होता है और इससे जो अक्षय संसाधन हैं वे भी खतरे में आ जाते हैं और इन अक्षय संसाधनों को बहुत अधिक समय तक उपयोग के लिए नहीं बचाया जा सकेगा। लेकिन अगर हम अपनी पीढ़ियों से प्यार करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों को बुद्धिमानी और सतर्कता से इनका उपयोग करना होगा। तभी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे और भविष्य सुरक्षित रख सकेंगे। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से बहुत संपन्न है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। हरे भरे वन, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्र, जल संसाधन, खनिज संपदा, सब कुछ तो हमारे पास है। इन सभी की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। परंतु कभी सोच कर देखा है कि क्या यह सब संरक्षण का काम हम अकेले कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। इसके लिए हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और बिना सरकार के इनका संरक्षण किया जाना किसी अकेले के बूते की बात भी नहीं है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पर दुनिया की जनसंख्या का 17.5% पोषण करने वाला भारत आज पर्यावरणीय मुद्दों को प्रबंधन करने में बहुत पीछे रह गया है। ईंधन के लिए लकड़ी और कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों की कटाई के लिए आज भारत में वन क्षेत्र में 18.34%, जो कि 6,37,000 वर्ग किलोमीटर होता है, ही शेष रह गया है। देश के वनों का 25.7 महत्वपूर्ण भाग पूर्वोत्तर राज्यों में है, लेकिन वहाँ भी जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। बिना सख्त कानून के इनका संरक्षण करना संभव नहीं है। आइए चर्चा करें कि भारत सरकार किस तरह से देश के पर्यावरणीय गुणवत्ता को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। वहीं जनसंख्या अधिक प्रतिदिन संसाधनों का दोहन और समस्याओं को जटिल बना रहा है। ऐसे में जब तक सरकार कानून नहीं बनाती तब तक प्रकृति का समुचित संरक्षण संभव नहीं हो सकता है। कृषि विस्तार, औद्योगिकरण और नगरीकरण से वनों का क्षरण हुआ है। वनों के अत्यधिक कटने से प्राकृतवास की कमी के कारण वन्य जीव जंतुओं की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। इन कानूनों से वन्य जीवन में लुप्त हुई प्रजातियों का संरक्षण संभव हो पाया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का कटना स्वाभाविक है। वनों की कटाई कुछ समय के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाकर पुनः पेड़ पौधे उगाने का समय देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में हुआ 5 जून 1972 से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिसके अंतर्गत मानव
प्राणियों और जीवों और पादपों को संकट से बचाना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक कानून का निर्माण करने के साथ ही लागू कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण संस्थानों का गठन किया गया तथा उनकी क्रियाविधि के मध्य समन्वय स्थापित करना संभव हुआ। नए राष्ट्रीय उद्यान और नए वन्य जीव विहार इसी कार्यक्रम के अनुसार बनाए गए। गत वर्षों में हो रहे पर्यावरण परिवर्तन के मामले में भारत सरकार ने बहुत गंभीर पहल करते हुए फ्रेश एयर, सेव वाटर, सेव एनर्जी, ग्रो मोर प्लांट्स, अर्बन ग्रीन जैसे अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इन सभी का उद्देश्य वातावरण की रक्षा करना है। इन सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों के अलावा देश में पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए लगभग 200 से भी अधिक कानून हैं, लेकिन सभी कानूनों का आजकल बहुत अच्छी तरह से पालन नहीं किया जाता है तथा भारत सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में आ गया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी इतने कदम लेने के बाद भी वो प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कोई कानूनी मुद्दा नहीं होना चाहिए, जबकि इसके लिए समाज के सभी अंगों को आपसी सहयोग करके पर्यावरण संरक्षण करने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। विस्फोटक आबादी, भोगवादी संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों का अनवरत दोहन, युद्ध, परमाणु परीक्षण, औद्योगिक विकास के द्वारा उत्पन्न समस्याओं को रोकना वर्तमान मानव जाति के प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए, जिसमें से हमें आने वाली पीढ़ियों को संतुलित पर्यावरण उनको हम भेंट कर सकें। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भी अकेले प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकता है। इसके लिए कठोर कानून और कड़े नियम बनाने होंगे, जिनका पालन तभी हो सकता है जब ऊपर से मोटा डंडा पड़े और जो कानून तोड़े उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह काम अधिकारी और सरकार ही कर सकते हैं, अन्यथा सारी प्रकृति को ये लालची लोग लूट कर ले जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। अतः हमें जिंदा रहने के लिए प्रकृति का सम्मान करना होगा, इससे प्यार करना होगा, परंतु हम यह भी जानते हैं कि भय बिन होत न प्रीत, इसके लिए सख्त कानूनों का होना जरूरी है। बिना राज शक्तियों के सहयोग के प्रकृति के संरक्षण की बात नहीं की जा सकती है। प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता आज पहले की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि आने वाले प्रत्येक दिन के साथ प्रकृति का अनावश्यक दोहन और शोषण, उससे निर्माण हो रही वस्तुओं पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। प्रकृति के प्रति हम अपने दायित्वों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में विश्व प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता और बढ़ जाती है। आज प्रकृति, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार, प्रदूषण, प्लास्टिक जैसी कई तरह की चुनौतियां का हम सामना कर रहे हैं। हम प्राकृतिक संरक्षण के महत्व समझ रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ काम भी करने लगे हैं। हमें स्वस्थ वातावरण और प्रकृति मित्र जीवन शैली को अपनाना है, जिससे हमारा भारत, हमारा समाज और हमारा देश प्रदेश आज भविष्य में स्थिर और उत्पादक बना रहे। इसके साथ ही यह इरादा भी है कि लोग यह समझें कि प्रकृति का दोहन करते समय आज भावी पीढ़ियों के लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह भी हमें बहुत जानना जरूरी है। प्रकृति के पास इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन उसके लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें भगवान का स्मरण करने से सृष्टि के पंच तत्वों का बोध होता है, यथा भूमि, भय से भूमि, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु, पेड़, वनस्पति आदि, गगन, आकाश और नक्षत्र मंडल, वायु यानी हवा, नीर आदि के रूप में विद्यमान है। हमारी प्रत्येक आवश्यकता के लिए संसाधन हम उपस्थित हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की होड़ में हम पृथ्वी की सफाई और उसके स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने लगे हैं। कुछ भी करने से पहले हमें यह तनिक नहीं सोचते हैं कि हमारी ऐसी गतिविधि से प्रकृति को कितनी क्षति पहुंचेगी। हमें प्रकृति दोहन के विरुद्ध मुखर होना होगा और इस बात पर हमेशा ही जोर दिया जाना चाहिए कि प्रकृति का हम बुद्धिमत्तापूर्वक प्रबंधन करें और प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग बहुत ही सीमित तरीके से करें। प्रकृति पर अपनी निर्भरता को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका बेहतर प्रबंधन अवश्य करना चाहिए। हमने जो प्रकृति के नैसर्गिक पारिस्थितिकी चक्रों के महत्व को भुलाकर अनियोजित तथा अनावश्यक दोहन किया है, उससे प्रकृति में असंतुलन आ गया है और हमारी बहुत सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्लेग, कालाजार, चेचक, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि बहुत सी ऐसी बीमारियों के रूप में एक के बाद एक कोरोना जैसी महामारी, भूस्खलन, भूकंप, आंधी, तूफान, वातावरण परिवर्तन और तापमान वृद्धि के कारण प्राकृतिक आपदाएं, बादल का फटना, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, अत्यधिक भूगर्भीय जल का दोहन के कारण जमीनों का रेगिस्तान और बंजर भूमि में बदलना, तूफानों की संख्या और उनकी तीव्रता में वृद्धि हो रही है, मौसमों का असीम हो जाना, खाद्य श्रृंखला का टूटना, खाद्य चक्र का छिन्न भिन्न होना, जैव विविधता के संकट के कुछ उदाहरण मात्र ही हैं। प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता के कई कारण हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम
अगर प्रकृति के अनुकूल नहीं रहे तो प्रकृति भी हमारे अनुकूल नहीं रहेगी। अब तो हमें पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यही कारण है कि हमें अपने प्राकृतिक संरक्षण में ऊर्जा, मिट्टी, जल, वन, विलुप्त हो रही जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां सभी को बचाए यानी संरक्षित करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करके ही हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि प्रकृति के संरक्षण का काम केवल सरकार या बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब हर व्यक्ति अपनी ओर से यथासंभव भागीदारी का निर्वहन करे। ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ करने को है। हम अपने नित्य प्रति जीवन में परिवर्तन करके संरक्षण कर सकते हैं। प्रदूषण कम करने के उपायों पर जोर दें, लोगों में पर्यावरण के प्रति जानकारी, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और समस्याओं पर शिक्षित करना और जानकारी लेते रहना होगा। हमें एक अच्छे पर्यावरण रक्षक और प्रबंधक बनाने के साथ साथ प्रकृति के अनुचित दोहन का माध्यम बनने से रोकना पड़ेगा। विकास की अंधी दौड़ में कई बार हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। हमें प्रकृति के पास जाने की आवश्यकता है। जब हम अपना अधिक समय बिना भौतिक संसाधनों के प्रकृति के सानिध्य में एकाकी रूप में बिताएंगे, उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो प्रकृति मित्र जीवनचर्या के समाधान से ही प्रकृति में हम मिल जाएंगे। तभी हम इन 5 जय, जल, जंगल, जमीन, जनता और जानवर, इनका संरक्षण करके ही हम प्रकृति के संरक्षण में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। हमारा जीवन अनमोल है। हमारे जीवन का आधार भोजन, पानी और हवा है। एक शोध के अनुसार यदि व्यक्ति 30 दिन तक बिना भोजन रहे तो वह जीवित रह सकता है। बिना पानी के आदमी मात्र 3 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु हवा यानी कि प्राणवायु के बिना वह मात्र 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। स्पष्ट है कि हमें प्रकृति प्रदत्त इन तीनों चीज़ों का संरक्षण स्वयं करना होगा। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का संरक्षण स्वयं करें। इसके लिए हम अपने पड़ोसियों या समाज या सरकार की ओर नहीं देख सकते, बल्कि हम हर समय अपने जीवन के लिए जरूरी